अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई होप कि आपका एमडी कैट एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। अगर हम सीबा सिंथ केमिस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल बहुत स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है। ओवरऑल जितने भी एमसीक्यू हैं वो मॉडरेट हैं, इजी हैं। एक दो क्वेश्चंस हैं जो कि टेक्निकल हैं। ओवरऑल जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट हैं और इजी हैं। और अगर हम पास्ट ईयर्स को देखें तो पास्ट ईयर्स के मुकाबले में इस बार का जो ये एग्ज़ाम है, जो केमिस्ट्री पोर्शन है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। तो हम चलते हैं इसके डिस्कशन की तरफ। The heat of formation of carbon monoxide and carbon dioxide are minus 26.4 kilocalories and minus 74 kilocalories respectively. The heat of combustion of carbon monoxide according to Hazel's law will be। जी, ये हमने हैज़ल्स लॉ पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री में। तो बेसिकली सबसे पहले आपने क्या करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आपको गिवन है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है कि आपने 1 मोल कंपाउंड बनाना है उसके एलिमेंट से। तो इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज -26.4 किलो कैलोरीज। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज -94 किलो कैलोरीज। अच्छा, वो आपसे पूछ रहा है हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्टेंट साइड पर होना चाहिए। तो यानी कि वो ये कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करनी है ये हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हीट ऑफ कंबस्टन क्या होती है, जब भी आप 1 मोल कोई कंपाउंड बर्न करते हो एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज हीट ऑफ कंबस्टन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हम 1 मोल लेंगे और हम इसको ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई में बर्न करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये बेसिकली आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लेफ्ट साइड पर चाहिए। आप देखो कि आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड राइट साइड पर है, तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड लेफ्ट साइड पे चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन को इन्वर्ट करने लगा हूँ। तो अल्टीमेट मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को इन्वर्ट करने लगा हूँ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पर आ जाएगा और ये जो है ये प्रोडक्ट साइड पर आ जाएगा। और जिस इक्वेशन को हम इन्वर्ट करेंगे उसका साइन भी हम चेंज करेंगे, तो ये +26.4 हो जाएगा। जिस भी इक्वेशन को हम इन्वर्ट करते हैं उसका इंथैल्पी का साइन भी हम चेंज करते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली हमारे पास ये होगा कि कार्बन कार्बन से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हाफ ऑक्सीजन इस हाफ ऑक्सीजन से कट जाएगा, यहाँ हाफ ऑक्सीजन से कट जाएगा, पीछे एक हाफ ऑक्सीजन बच गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी की तो हमें चाहिए, यही तो हमें इंथैल्पी चाहिए। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें हो तो हम इनकी वैल्यूज को भी ऐड कर लेंगे। तो -94 और +26.4 डेफिनेटली इट गिव्स -67.6 किलो कैलोरीज। राइट आंसर इज बीटा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जी, हमने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन पढ़ी है। जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बनती है, एल्कीन की प्रेपरेशन में भी हमने पढ़ा। जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं, जब हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और बेसिकली कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन। तो जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसकी डिहाइड्रेशन करना ज्यादा आसान होगा। तो टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन उससे कम स्टेबल होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन उससे कम स्टेबल होता है। जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है उसमें से वाटर निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो टर्शरी अल्कोहल में से वाटर निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में से उससे मुश्किल होता है, प्राइमरी अल्कोहल में से उससे मुश्किल होता है। सो द राइट आंसर इज अल्फा। टर्शरी अल्कोहल में
जो डिहाइड्रेशन का रेट है वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा सेकेंडरी में, उससे कम होगा प्राइमरी में। राइट आंसर इज अल्फा। फॉर विच रिएक्शन द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये जी, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि जब हम बात करते हैं ना एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केसी भी बढ़ता है। तो वो यही पूछ रहे हैं, फॉर विच रिएक्शन द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और केसी भी बढ़ रहा है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जबकि एक्सो में क्या होता है, एक्सो में ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केसी कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली वो टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर नहीं करता। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो फिर केसी की वैल्यू बढ़ेगी। सो इसमें आपने देखना है कि कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, एसिड और बेस आपस में मिलकर सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो इसमें भी हीट रिलीज होती है, ये भी एक्सोथर्मिक है। और हमें पता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है ये एक्सोथर्मिक होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। तो पीछे एक ही ऑप्शन बची, तो हाइड्रोजन और आयोडीन को हम रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके केस में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केसी भी बढ़ेगा। राइट आंसर इज डेल्टा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी विल बी, बेसिकली हाइड्रोजन सब में सेम है, तो हमें पता है जो स्मॉल साइज एटम होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो हेलोजन में सबसे स्मॉल साइज है फ्लोरीन का, उससे ज्यादा साइज है क्लोरीन का, उससे बड़ा साइज है ब्रोमीन का, उससे बड़ा साइज है आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है HF की, उससे कम बॉन्ड एनर्जी है HCl की, उससे कम बॉन्ड एनर्जी है HBr की, उससे कम बॉन्ड एनर्जी है HI की। सो द राइट आंसर इज अल्फा। HCl की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, HBr की उससे कम होगी, HI की उससे कम होगी। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा वो वीक बॉन्ड होता जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। राइट आंसर इज अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वोलेटाइल। लीस्ट वोलेटाइल का क्या मतलब है? लीस्ट वोलेटाइल का मतलब है कि जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट ना हो। जो ज्यादा वोलेटाइल होता है इसका मतलब वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होता है। लीस्ट वोलेटाइल का मतलब है कि वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो अगर वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा इसका मतलब उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होंगी। तो मुझे पता है कि ग्लिसरॉल क्या है, 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल, इसमें 3 OH ग्रुप हैं, वाटर में एक OH ग्रुप है, एसिडिक एसिड में कार्बोनाइल ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, और ये डाई इथाइल ईथर है। तो ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ग्लिसरॉल में है, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, तो लिहाजा ये लीस्ट वोलेटाइल होगा। राइट आंसर इज अल्फा। आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आयुपैक नेम क्या होगा? जी बहुत सिंपल है, हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा है। तो CH2 जो है ये 4 टाइम्स है, तो चेन में CH2 4 टाइम्स है। फिर उसके बाद आ गया CH, और इस CH के साथ 2 CH3 हैं, तो इस CH के साथ 2 CH3 हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग आप उस सेंड से करेंगे जहां से ये मिथाइल ग्रुप करीब होगा, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। तो 2 पे है मिथाइल, 2 पे है मिथाइल और 7 कार्बन वाली हेप्टेन। राइट आंसर इज अल्फा। 2 मिथाइल हेप्टेन, राइट आंसर इज अल्फा। आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का अगेन अगेन नोमेनक्लेचर, और ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो C2H5 को हम ओपन करके लिख सकते हैं CH3CH2, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है। अब आप देखो इस C के साथ प्रोपाइल ग्रुप भी है और इथाइल ग्रुप भी है, तो इथाइल ग्रुप मैं इस तरफ ले जाता हूं और प्रोपाइल ग्रुप इस तरफ ले जाते हैं। वैसे आपकी मर्जी है, जिस तरफ मर्जी लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो यहां पर बेसिकली एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी, तो ये हमारी बन गई एक स्ट्रेट चेन। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड शामिल होगा, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। नंबरिंग को सेंड से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा, डबल बॉन्ड इस तरफ से ज्यादा करीब है, 3 4 5 6 7। तो 4 पे क्या लगा हुआ है? 4 पे लगा हुआ है इथाइल, और 3 पे डबल बॉन्ड है, और 7 वाली हेप्ट, तो 4 इथाइल हेप्ट 3 इन, 4 इथाइल हेप्ट 3 इन।
1 टू डाई इथाइल तो नहीं होगा, 3 इथाइल भी नहीं होगा, तो 4 इथाइल है, तो 4 इथाइल है और 3 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड नहीं है। राइट आंसर इज चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप, इनमें से किसकी सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप है? बहुत सिंपल है, ये हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी है, तो वेस्पर थ्योरी में हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी। NH3 में एक लोन पेयर है तो ये पैरामिडल है, जबकि AlCl3 में कोई लोन पेयर नहीं है तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो दोनों की शेप सेम नहीं है। BCl3 में कोई लोन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, जबकि NH3 में एक लोन पेयर भी है तो ये पैरामिडल है। AlCl3 ट्राइगोनल प्लेनर है, कोई लोन पेयर नहीं है। PCl3 में फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है तो ये पैरामिडल है। H2O जो है ये भी बेंट है, ऑल्दो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है लेकिन ये बेंट है। और जो टिन क्लोराइड है इसमें टिन के पास एक लोन पेयर है लेकिन ये भी बेंट है, तो ये दोनों बेंट हैं। राइट आंसर इज डेल्टा ड्यू टू लोन पेयर्स। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड बी आर 1.20 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, द परसेंट आयोनिक करेक्टर विल बी। सबसे पहले आपने देखना है इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, दूसरे की 1.2 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.8। तो हमें पता है हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, जब हम केमिकल बॉन्ड्स पढ़ते हैं, और ये हमने पढ़ा केमिकल बॉन्ड्स में, आयोनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर हो तो वो आयोनिक होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 ही है तो उसमें 50% आयोनिक करेक्टर होता है और 50% कोवलेंट करेक्टर होता है। तो इसका मतलब है अगर एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है तो 50% आयोनिक करेक्टर है, 50% कोवलेंट करेक्टर है। तो ये बात आसान होगी हमारे लिए। अब आपने यहां से जज कर लेना है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.8, तो ये 1.7 से बहुत ज्यादा है, तो 1.7 पे 50% आयोनिक करेक्टर होता है, तो 2.8 पे जो आयोनिक करेक्टर है वो बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है उसके अंदर ज्यादा आयोनिक करेक्टर होगा, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि 50 और 55 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर 1.7 से 2.8 में बहुत बड़ा डिफरेंस आया, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब है उसमें आयोनिक करेक्टर भी बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर आयोनिक करेक्टर जो सबसे ज्यादा है दैट इज 73%। राइट आंसर इज डेल्टा। फिनोल डिफर्स फ्रॉम एथेनॉल बिकॉज बॉन्ड्स टू इट्स एरोमेटिक रिंग। ये बहुत सिंपल है, ये बार बार हम फिनोल और एथेनॉल में डिफरेंस पढ़ते हैं कि फिनोल एसिडिक है एथेनॉल से, फिनोल ज्यादा एसिडिक है एथेनॉल से। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्जुगेट बेस बनती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है। क्या फिनोल जो है ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है टू इट्स एरोमेटिक रिंग? नो, ये कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस? यस, फिनोल जब प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डी लोकेलाइज हो जाता है बेंजीन रिंग में, तो ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। तो जिसकी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अल्कोहल में, एथेनॉल में ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा उसकी कॉन्जुगेट बेस इतनी स्टेबल नहीं है, तो लिहाजा वो इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है। रेडिली अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट दी OH ग्रुप। क्या फिनोल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है OH ग्रुप पे? नो, फिनोल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करेगा। इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इट्स बेंजीनिंग। क्या फिनोल कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है वाटर में? नो, फिनोल जो है वो पार्शियली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं होता। सो जो मेन डिफरेंस है दैट इज बीटा। Which reagent and condition are used to bring about the reaction shown? तो आपने टॉलुइन से पैराक्लोरोटॉलुइन बनानी है। टॉलुइन क्या होती है? जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होता है? मीथाइल ग्रुप। तो इससे आपने क्या बनानी है? पैराक्लोरोटॉलुइन। पैराक्लोरोटॉलुइन। तो बेसिकली आपने हेलोजिनेशन करनी है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब है आप इसकी हेलोजिनेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3। तो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, नो,
तो इसमें बेसिकली आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर आप यूवी लाइट लेंगे तो यूवी लाइट में तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। क्या हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे? नो, राइट आंसर इज बीटा। What is percentage yield when actual yield? What is 50% yield when actual yield and theoretical yield are 2 gram and 4 gram respectively? बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, जरा स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था। अच्छा, पहले तो आप जो आपकी यील्ड आएगी पहले तो आप वो निकाल लो। परसेंटेज यील्ड हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल कितनी है? एक्चुअल है हमारे पास 2 और थ्योरेटिकल कितनी है 4, तो 2 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये ऑलमोस्ट आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 50%। तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास 50% आ रही है। अब जो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आई है उसका 50% लेना है। व्हाट इज 50% यील्ड? तो जो एक्चुअल परसेंटेज यील्ड आई है अब उसका 50% ले लेना है। तो 50 का 50% क्या होगा, यानी कि 50 का हाफ क्या होगा? दैट इज 25%। राइट आंसर इज अल्फा। आयुपैक नेम ऑफ CHCCl। हाँ जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें उन्होंने कंफ्यूज किया है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये बहुत सिंपल है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और फिर एक और कार्बन है और उसके साथ एक क्लोरीन है। तो बेसिकली जिस तरह आपके पास इथाइन है, तो इथाइन में एक हाइड्रोजन निकाल के Cl लगाया है, सो दिस इज क्लोरो इथाइन। तो ये क्लोरो और ये 2 कार्बन वाली इथाइन, दिस इज क्लोरो इथाइन, नॉट क्लोरो इथेन, नॉट क्लोरो इथीन, नॉट इथाइल क्लोराइड। राइट आंसर इज बीटा। The order of reactivity of following alkyl halides for SN2 reaction is। तो अल्काइल हेलाइड्स का ऑर्डर हमने पढ़ा हुआ है। अल्काइल हेलाइड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि इनका वीक बॉन्ड होता है, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है, इनका बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, तो ये जल्दी से रिएक्ट करते हैं। तो अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड, उससे कम अल्काइल क्लोराइड और उससे कम अल्काइल फ्लोराइड। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन इज। तो ये जो बेसिकली हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। तो हमने और इवन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं, जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स पढ़े थे, उनमें भी हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था कि एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उससे कम एसिड एनहाइड्राइड, उससे कम एस्टर और उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उससे कम एमाइड। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो ये एसिड क्लोराइड है, ये बेसिकली हमारे पास एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास एक एस्टर है, और ये हमारे पास एक एसिड एनहाइड्राइड है। तो बेसिकली ये जो अगर हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। तो जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो फिर एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोराइड है, क्लोराइड क्या करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्लोराइड जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। सो द राइट आंसर इज अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट पैरामैग्नेटिक? इनमें से कौन सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो लिथियम जो है, लिथियम है 1s2 और 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, कार्बन है 1s2 2s2 और 2p2। तो कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर उतना ज्यादा होगा। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन ए रिएक्शन। जी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। तो ये बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जब भी आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ये जो आपके पास एक एनर्जी बैरियर होता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जिसको आप कहते हो, कि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट्स को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए,
और अल्टीमेट जब उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है तो यहां पर आके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसके बाद वो खुद ब खुद आगे प्रोडक्ट बना देता है। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक जाने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होती है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है। सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। राइट आंसर इज बीटा। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। जी ये हमने पढ़ा है बोहर्स मॉडल में कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वो किस डिस्टेंस पे होती है, वो बोहर्स रेडियस पे होती है, दैट इज 0.529 या 0.53 एंगस्ट्रॉम नॉट। तो एंगस्ट्रॉम नॉट क्या होता है? एंगस्ट्रॉम नॉट होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। तो इसको नैनोमीटर्स में अगर हम करेंगे तो ये 10⁻⁻1 अलग हो गया और 10⁻⁻9 अलग हो गया, और -9 की जगह हम नैनो लिख देंगे, और ये 10⁻⁻1 नीचे जाके 10⁻+1 हो जाएगा, और फिर 0.53 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.053 नैनोमीटर हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज 40। द आईयूपैक नेम ऑफ विनाइल एसिटाइलिन। जी ये हमने डिस्कस किया था, विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH को हम विनाइल कहते हैं, और ये है जी एसिटाइलिन, दो दो कार्बन वाली जो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है, दैट इज एसिटाइलिन। तो डबल बॉन्ड को आपने प्रेफरेंस देनी है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन के लिए कंपीट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस है, डबल बॉन्ड को हम प्रेफर करेंगे। तो 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1N3 आइन। राइट आंसर इज अल्फा। ब्यूट 3N नहीं है, और ये पेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज अल्फा, ब्यूट 1N3 आइन। विच एटम हैज एट लीस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन इन डम्बेल शेप ऑर्बिटल। तो डम्बेल शेप ऑर्बिटल कौन सा होता है? दैट इज पी सबशेल। तो बेसिकली इसमें किस में? पी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन में तो नहीं है, हाइड्रोजन 1s1 है, हीलियम 1s2 है, लिथियम जो है वो 1s2 और 2s1 है, बोरॉन जो है वो 1s2 2s2 और 2p1 है। तो यस इसके p में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। राइट आंसर इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेसिव इज यूज्ड टू बॉन्ड ब्रोकन पीसेस ऑफ ज्वेलरी। जी हम ये डेली लाइफ में ये ग्लू इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एल्फी, जिसको हम एल्फी कहते हैं। तो एल्फी क्या होती है? वो फौरी से जोड़ देती है, वो जो ज्वेलरी के पीसेस होते हैं वो फौरी से आपस में जुड़ जाते हैं एल्फी की मदद से, तो इसको हम सुपर ग्लू कहते हैं। राइट आंसर इज अल्फा। रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन आर। जी हमने ये बार बार ये क्वेश्चन जो है ये डिस्कस किया हुआ है, हमने इलेक्ट्रॉन्स के वाले से भी डिस्कस किया, हमने बॉन्ड्स के वाले से भी डिस्कस किया। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने होते हैं? 6 कार्बन कार्बन के दरमियान होते हैं और 6 कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान होते हैं, तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं? 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। और अगर हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों में हमने रेशो सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 4s are 12, 3 1s are 3, so the right answer is alpha. विच वन इज एडिशन पॉलीमर। जी ये भी क्वेश्चन हमने बार बार रिपीट किया, इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। यस विनाइल क्लोराइड। इसमें डबल बॉन्ड है तो ये एक दूसरे में ऐड होते चले जाएंगे, तो ये एडिशन पॉलीमर है। जबकि नाइलॉन 6 इसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर है। नाइलॉन 610 भी कंडेंसेशन है। पॉलीएस्टर में भी एक का कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक का OH ग्रुप होता है, तो ये भी जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है। राइट आंसर इज अल्फा। When 1 mole of a substance is decomposed preferably as compared to evaporation, then decomposition as। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। जब आप किसी 1 मोल सब्सटेंस को हीट करते हो तो वो इवेपोरेट होने से पहले डिकम्पोज हो जाता है। इसका मतलब है कि उसकी डीकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी है, उसको डीकम्पोज करने के लिए जो एनर्जी है वो बहुत कम है, वो एनर्जी कम है। ठीक है, अगर वो इवेपोरेट होने से पहले डीकम्पोज हो रहा है तो इसका मतलब है उसकी डीकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम है। सो देन डीकम्पोजिशन हैज लो एनर्जी। एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। जी ये हमने अपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि स्टार्ट ऑफ रिएक्शन में शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा होता है एवरेज रेट से।
जबकि लास्ट पर एवरेज रेट ज्यादा होता है इंस्टेंटेनियस रेट से। तो शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट हाई होता है एवरेज रेट से, जबकि लास्ट पे रिएक्शन के एंड पे एवरेज रेट ज्यादा होता है इंस्टेंटेनियस रेट से। राइट आंसर इज बीटा, विच इज नॉट ट्रू अबाउट बेंजीन। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट तमाम ऑप्शंस आपको ठीक नजर आती हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बेंजीन के मुतालिक? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो ट्रू है, इसमें हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, ये बात भी ठीक है। हर कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और हाफ पाई बॉन्ड है, तो यानी कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है। यस, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है। नो एलिमिनेशन रिएक्शन, यस, बेंजीन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करता, ये बात भी ठीक है। 6 साइट्स फॉर मोनो सब्सटीट्यूशन। अच्छा, जरा देखने में तो आपको यही लग रहा है ना कि 6 साइट्स होती हैं, मतलब इसकी 6 साइट्स हैं मोनो सब्सटीट्यूशन के लिए, लेकिन एक्चुअल में इसका कहने का मतलब यह है कि जब आप मोनो सब्सटीट्यूशन करोगे तो सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में 6 की 6 पोजीशंस इक्वल हैं, तो एक ही तरह का मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, 6 तरह का मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनता। सो राइट आंसर इज डेल्टा। During Clemmensen reduction of aldehyde and ketone, carbonyl group into alkane group is carried out with। बेसिकली आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन करके आपने एल्केन बनानी है, जिसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हमने पढ़ा था कि इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिंक मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसको हम जिंक अमलगम भी कहते हैं। और अगर आप हाइड्रोजीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। कंसिडर द गिवन रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 it gives 2NH3। अगर 56 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 12 ग्राम हाइड्रोजन के साथ और प्रोड्यूस करता है 51 ग्राम अमोनिया, तो आपने एक तो थ्योरेटिकल यील्ड बतानी है अमोनिया की, और साथ साथ आपने परसेंटेज यील्ड भी निकालनी है। बहुत सिंपल है। पहले तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मैसेज लिख लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मैसेज लिख लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नाइट्रोजन कितना है 28 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 6 ग्राम। तो अमोनिया कितना बन रहा है, अमोनिया बन रहा है 34 ग्राम। आपको गिवन कितना है नाइट्रोजन 56 ग्राम, तो ये बेसिकली इसका डबल है। और हाइड्रोजन आपको कितना गिवन है 12 ग्राम, तो ये भी डबल है। तो अगर ये भी डबल है तो फिर इसको भी डबल कर दो। तो इसको भी, अगर इन दोनों को आपने डबल किया तो फिर अमोनिया भी डबल हो जाएगा ना। तो फिर 34 का डबल क्या हो गया, 34 का डबल हो गया 68 ग्राम। तो इसका मतलब है कि जो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है वो 68 ग्राम है। तो 68 ग्राम वाला भी राइट होगा, 68 ग्राम वाला, इन दोनों में से कोई एक होगा। इसका मतलब जो थ्योरेटिकल यील्ड 34 ग्राम है ये नहीं हो सकता, और जो थ्योरेटिकल यील्ड 34 ग्राम है ये भी नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शंस तो निकल गए। अब पीछे मुझे नजर आ रहा है कि जो परसेंटेज यील्ड है ये एक्चुअल यील्ड है हमारी, दिस इज एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड 51 है और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 68। तो मुझे नजर आ रहा है कि 51 और 68 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये 33% तो नहीं हो सकती। तो अगर मैं 51 को 68 से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो डेफिनेटली ये 17 3s आर 51 और 17 4s आर 68। तो 3/4 ये 0.75 हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75% हो जाएगा। राइट आंसर इज अल्फा। When she is connected with copper electrode using salt bridge and external wire, then she जो है यानी कि हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब है कॉपर आयन रिड्यूस होगा, कॉपर रिड्यूस नहीं होगा, कॉपर आयन रिड्यूस होगा। सो द राइट आंसर इज बीटा। कॉपर रिड्यूस नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, कॉपर आयन रिड्यूस होगा। राइट आंसर इज बीटा। The ionic compound among the following with the highest lattice energy। जाहिर बात है लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, लेटेस्ट एनर्जी हमने पढ़ा, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि जिसका स्मॉल साइज होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनका साइज बड़ा है जबकि लिथियम का साइज स्मॉल है, और यहां से फ्लोराइड आयन का भी साइज स्मॉल है।
क्लोराइड आयोडाइड के निस्बत फ्लोराइड का भी साइज स्मॉल है, और यहां पर जो लिथियम आयन है इसका सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सीजियम आयन, इन सब से इनका साइज स्मॉल है। तो इन इन दोनों का साइज स्मॉल है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। राइट आंसर इज अल्फा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव टू बॉन्ड पेयर्स एंड शो लीनियर ज्योमेट्री एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन क्या था कि सबके पास दो बॉन्ड पेयर हैं और लीनियर ज्योमेट्री शो कर रहे हैं सिवाय एक के। तो जो टिन क्लोराइड है इसमें सिर्फ दो बॉन्ड पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर भी है। तो टिन के पास एक लोन पेयर भी है और इसकी लीनियर ज्योमेट्री नहीं है, इसकी बेंट ज्योमेट्री है। यस, इसकी बेंट शेप है। यस, ये आंसर होगा। कार्बन डाइसल्फाइड में इसमें सिर्फ हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि जो डबल बॉन्ड होता है और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं। तो यस, इसके पास दो बॉन्ड पेयर हैं और ये लीनियर ज्योमेट्री है। एचसीएन में भी यस, ये दो बॉन्ड पेयर हैं और इसकी लीनियर ज्योमेट्री है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी यस, ये दो बॉन्ड पेयर हैं और इसकी लीनियर ज्योमेट्री है। तो इन सब की लीनियर ज्योमेट्री है लेकिन इसकी लीनियर ज्योमेट्री नहीं है, और इसके पास जो है वो टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो 3 है। राइट आंसर इज अल्फा। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन, अगर एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता तो इसका मतलब है वो आसानी से अपनी ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है वो आसानी से दूसरे को रिड्यूस भी नहीं कर सकता, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो भी कम होगी, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होगा। लेस इज इट्स मेटेलिक करेक्टर। यस, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो लिहाजा उसका मेटेलिक करेक्टर कम है। मोर इज इट्स एटॉमिक रेडियस। नो, एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन एनर्जी में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। सो द राइट आंसर इज चार्ली। विच कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? जी, हमने ये कंडीशंस पढ़ी हैं। तो 2 ब्यूटीन, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इसके साथ दोनों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो यस, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यस, जो साइक्लो एल्केन्स हैं उसमें भी कार्बन के अलावा दो और ग्रुप्स लगे होंगे, तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी शो करेगा। 1 पेंटीन शो नहीं करेगा, क्योंकि जब भी डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ जाए तो ये जो कार्बन है ये दो सिमिलर ग्रुप्स के साथ अटैच है। ये दो सिमिलर ग्रुप्स के साथ अटैच है। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ये दो सिमिलर ग्रुप्स के साथ अटैच है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जबकि 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ये भी शो करेगा। तो बेसिकली इसमें दो मिथाइल ग्रुप हैं, एक 1 पे और एक 3 पे। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं तो ये ट्रांस है, और अगर दोनों सेम साइड पर हो जाएंगे तो ये सिस हो जाएगा। तो यस, ये भी शो करेगा। कौन शो नहीं करेगा? 1 पेंटीन शो नहीं करेगा। राइट आंसर इज चार्ली। The mass of hydrogen gas needed to produce 51 ग्राम अमोनिया। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी हमने अमोनिया वाली इक्वेशन पहले भी लिखी थी, तो आपने अमोनिया बनाना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मास लिखो आप। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये 6 ग्राम है और ये 34 ग्राम बन रहा है। वो ये पूछ रहा है कि अगर आपने अमोनिया 51 ग्राम बनाना है तो हाइड्रोजन का मास कितना रिक्वायर है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये x होगा। तो 34 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 51। 6 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 34। तो ये 17 2s आर 34, 17 3s आर, ठीक है, 17 3s आर, ये आ गया 51। 2 1s आर 2, 2 3s आर 6 और 3 3s आर 9, तो ये आ गया 9 ग्राम्स। राइट आंसर इज बीटा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्टेड व्हेन फूड एंटर्स इन। जी, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और ये आप बायो में भी पढ़ते हैं कि प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होती है। राइट आंसर इज बीटा। माउथ में तो जस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ स्टार्च जो है सलाइवरी अमाइलेज की वजह से वो कुछ पार्शियल डाइजेशन होती है।
सिलेक्ट द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है टेम्परेचर और प्रेशर की? तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? दैट इज 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर होता है 180 एम। सो ये प्रेशर 180 एम है, और केल्विन 0 केल्विन नहीं, केल्विन क्या 0 केल्विन होता है? नो, 273 केल्विन होता है। 760 टॉर ये 180 एम है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? नो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2 बार 25 डिग्री सेंटीग्रेड? नो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। 14.7 psi जो है ये 180 एम के बराबर है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये 273 केल्विन है। सो ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस है। राइट आंसर इज डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन? इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, प्रेशर स्टेट फंक्शन है, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। राइट आंसर इज बीटा। विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म? इनमें से कौन सा जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप नहीं है? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप है, जिसमें रोटेशन होती है। ठीक है, उसमें भी हमारे पास ग्रुप्स में रोटेशन होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। जबकि मेटामेरिज्म जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप नहीं है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है। राइट आंसर इज डेल्टा। फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट प्रोड्यूसेस। फॉर्मिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये अल्कोहल है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो एस्टर्स प्रोड्यूस होते हैं। राइट आंसर इज अल्फा। ईथर नहीं बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड नहीं बनेगा, फिनोल भी नहीं बनेगा। K इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बिकॉज इट इज। हमने जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। रेट इज इक्वल्स टू के जब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी ले लेते हो। जब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी ले लेते हो, तो अगर मैं इन कंसंट्रेशंस को इधर लाके डिवाइड कर लूं, लेट्स से ये 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है, तो इन कंसंट्रेशंस को यहां लाके मैंने डिवाइड कर दिया। सो ये हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? रेट पर यूनिट कंसंट्रेशन। तो नीचे हमारे पास यूनिट कंसंट्रेशन है ना, यानी कि 1 है, तो रेट पर यूनिट कंसंट्रेशन इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। राइट आंसर इज अल्फा। क्या ये जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है? नो, ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्या ये यूनिटलेस होता है? नो, डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए इसका यूनिट डिफरेंट होता है। सो राइट आंसर इज अल्फा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन मीथाइल क्लोराइड ड्यू टू sp3s ओवरलैप। जो कार्बन है मीथाइल क्लोराइड, तो इसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो वो पूछ रहा है कि sp3s ओवरलैपिंग की वजह से कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो कार्बन और क्लोरीन में कार्बन का sp3 है और क्लोरीन का 3pz है, तो ये तो sp3 और 3pz ओवरलैपिंग है। तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी sp3 और s? तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, हाइड्रोजन का s और इसका sp3, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन का sp3 और इसका s, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड। कार्बन का sp3 और इसका s, तो ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो ये टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। राइट आंसर इज चार्ली। When pressure is 1520 torr, then density of oxygen gas will be, बहुत सिंपल है। 760 टॉर जो है वो 180 एम होता है, तो 1520 टॉर जो है ये 280 एम है। सो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू पीएम ओवर आरटी। सो प्रेशर कितना है हमारे पास? 2, और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32। तो 32 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो 64 बाय RT। राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है विच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है? PV इज इक्वल्स टू nRT। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम उधर जाके डिवाइड होगा और RT इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मोल्स ओवर वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन किसके इक्वल आई है? प्रेशर ओवर RT के। राइट आंसर इज अल्फा। 50 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO। अमाउंट ऑफ एक्सेस रीएजेंट लेफ्ट इज। तो इसके लिए सबसे पहले आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। Mg plus O2 it gives MgO
ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और फिर मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके 2 मोल्स हैं तो इसका 48 ग्राम है और इसका 32 ग्राम है। फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसका 48 ग्राम है तो इसका 32 ग्राम चाहिए। तो हमें जो इक्वेशन, हमें जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है कि ऑक्सीजन की वैल्यू सेम यही गिवन है, ऑक्सीजन की वैल्यू सेम यही गिवन है, और मैग्नीशियम की हमने ले लिया 50 ग्राम। पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 32 ग्राम के लिए, ऑक्सीजन के 32 ग्राम के लिए मैग्नीशियम का 48 ग्राम इस्तेमाल होगा। पर टोटल मैग्नीशियम हमने कितना लिया 50, तो पीछे मैग्नीशियम कितना बच गया, 50 में से 48 माइनस कर देंगे तो लिहाजा ये 2 ग्राम मैग्नीशियम बच गया। राइट आंसर इज बीटा। और लास्ट है विच कार्बोनाइल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, कौन सा कार्बोनाइल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, यानी कि कौन जो है वो जिसके ऊपर आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, जिसके ऊपर आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो हमें पता है कि जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आसानी से शो करते हैं, क्योंकि एक तो उसमें बड़े ग्रुप्स नहीं लगे होते, और दूसरा जो अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो वो कार्बन का जो पॉजिटिव करेक्टर है उसको कम कर देता है। तो यहां पर ये तो कीटोन्स हैं और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये भी कीटोन तो बिल्कुल निकल गई, पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड्स बच गए। तो यहां पर भी ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कार्बोनाइल कार्बन का जो पॉजिटिव करेक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देगा, तो ये भी नहीं होगा। पीछे बच गया फॉर्मिक एसिड और एल्डिहाइड। अब इसमें भी हमारे पास जो OH है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ऑलमोस्ट OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। सो अगर हम फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड की बात करेंगे तो इसमें कार्बोनाइल कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, इसके ऊपर आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। राइट आंसर इज बीटा। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंथ केमिस्ट्री 2025। आई होप कि आपके जो मैक्सिमम MCQs हैं वो करेक्ट हुए। तो ओवरऑल आपने देखा कि ओवरऑल बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम था, और ये मॉडरेट क्वेश्चंस थे, बहुत इजी नहीं थे और बहुत टफ नहीं थे, ये मॉडरेट क्वेश्चंस थे। सो विश यू गुड लक। हमारी दुआ है कि आपका एडमिशन हो, आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएं। ओके जी, विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज।